हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 2 वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन, 6 daughter Suzanne, 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. जुलाई 1976 में मैं अपनी पत्नी मैरी, 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से सारे विश्व की ऐसी समुद्री यात्रा का अनुकरण करने निकल पड़े जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। बड़े लंबे समय से मैंने और 37 वर्षीय एक बूढ़े व्यवसायी ने प्रसिद्ध खोजकर्ता जेम्स कुक के बाद समुद्री यात्रा के सपने लिए थे, और पिछले 16 सालों में हमने अपने खाली समय ब्रिटिश नदियों में हमारी समुद्री यात्रा से संबंधित कुशलताओं को तेज करने में बिताया था। Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden huddled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी से बनी हुई हमारी सुंदर नाव वेव वॉकर, लहरों पर चलने वाली, को व्यावसायिक दृष्टि से बनाया गया था। हमने इसे बिल्कुल ठीक बनाने और ख़राब मौसम में इसका परीक्षण करने में कई महीने बिता दिए। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Ziegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. हमारे नियोजित 3 सालों का पहला चरण 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा खुशी से बीत गई, जो कि हमने अफ्रीका के दक्षिणी तट से केप टाउन तक की थी। पहली यात्रा में पूर्व की तरफ जाने से पहले हमने 2 मल्लाहों, अमेरिकन निवासी लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर को किराए पर लिया और संसार के सबसे ज़्यादा खराब विषम समुद्री दक्षिणी भारतीय समुद्र का सामना करने के लिए उनकी मदद ली। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main masts. केप टाउन से बाहर दूसरे दिन हमने तेज हवाओं का सामना किया। अगले कुछ सप्ताह तक तेज हवाएं लगातार चलती रहीं। तेज हवाओं ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन लहरों का आकार बहुत खतरनाक था। लहरें 15 मीटर तक ऊंची थीं, हमारे जहाज के मुख्य मस्तूल तक ऊंची। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. 25 दिसंबर को हमने केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए। बहुत ख़राब मौसम होने के बावजूद हमने क्रिसमस मनाते हुए एक अद्भुत छुट्टी बिताई। नए साल पर मौसम में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन हम तर्क कर रहे थे कि ये जल्दी बदल जाएगा, और ये बदल गया, लेकिन बदलाव बहुत बुरा था। मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic.
We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our raft drill, attached lifeline, donned oilskin and life jackets, and waited. 2 जनवरी को प्रातःकाल लहरें बहुत विशाल थीं। हम तूफान से रक्षा के लिए केवल एक छोटी त्रिकोणीय पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और 8 फीट समुद्री नाव को पार कर रहे थे। जैसे ही जहाज हर लहर की वजह से ऊपर की ओर उठता तो हम अनंत विशाल समुद्र को अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे। हवा की चीखें, जोरदार आवाज़ें और बौछारों की आवाज़ कानों के लिए दर्दनाक थी। नाव को धीमा करने के लिए हमने पाल नीचे गिराई और एक बड़ी मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर जहाज के पिछले भाग से बांध दी। उसके बाद हमने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया। अपनी वायु नौका निकाली, रक्षा के लिए रस्सियाँ बांध ली, वाटरप्रूफ कपड़े तथा रक्षा जैकेट पहनी और इंतज़ार करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. आगामी विनाश का पहला संकेत अशुभ खामोशी के साथ 6 बजे शाम को आ गया। हवाएं रुक गईं और आसमान तुरंत काला हो गया। तब एक तेज दहाड़ आई और एक विशाल बादल जहाज के पिछले भाग की तरफ छा गया। डर से मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं है, बल्कि एक लहर है जिसे दूसरों की तरह ही मैंने भी कभी नहीं देखा था। ये बिल्कुल लंबे रूप में थी और बाकी लहरों से लगभग दुगनी ऊंची थी। ये टूटते हुई भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। The roar increased to thunder as we stern moved up the face of wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. दहाड़ बढ़कर गर्जना हो गई। जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहरों से ऊपर की ओर उठा और एक पल के लिए मुझे लगा कि इस पर चढ़ सकते हैं, पर तभी विशाल विस्फोट ने जहाज के डेक को हिला दिया। हरे और सफ़ेद पानी के जोरदार बहाव जहाज पर टूट पड़ा। मेरा सिर पहिए में जा टकराया। मुझे पता था कि जहाज के बोर्ड से ऊपर लहरों में उड़ सकता हूँ और लहरों के नीचे डूब सकता हूँ। मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैं होश खो रहा था, मैंने बिल्कुल शांति महसूस की। Unexpectedly, my head popped out of water a few meters away. Wave Walker was near capsizing, her masts almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrail and sailed through the air into Wave Walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung up. असंभावित रूप से मेरा सिर पानी से ऊपर आ गया। कुछ मीटर दूर वेव वॉकर जहाज उलटने ही वाला था। उसके मस्तूल गिर गए थे। तभी एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। मैंने जीवन रक्षक रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और रेल पकड़ी और हवा में तैरकर वेव वॉकर जहाज के मुख्य भाग में गया। बाद में आने वाली लहरों में मुझे डेक के चारों ओर एक चिथड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। मेरी बाएं पसली टूट गई, मेरा मुंह
पानी से भर गया और टूटे दांतों से भर गया। किसी तरह मैंने पहियों को ढूंढा और जहाज पर कंट्रोल रखने वाले यंत्र को सीधा किया ताकि अगली लहर का सामना किया जाए। मेरा मुंह खून से भर गया और टूटे हुए दांतों से। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढा और जहाज पर कंट्रोल रखने वाले यंत्र को सीधा किया ताकि अगली लहर का सामना कर सकूं। Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The decks are smashed. We are full of water." पानी पानी सभी जगह। मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले हिस्से में पानी था, परंतु जांच करने के लिए पहिया छोड़ने का साहस मुझे नहीं हुआ। अचानक सामने जहाज का दरवाजा खुला और मैरी दिखाई दी। "हम डूब रहे हैं," वह चिल्लाई। "डेक टूट गए हैं, हम पानी से भरे हुए हैं।" "टेक द व्हील," आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर हैच। Larry and Herb was pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side buckled inward. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. पहिया पकड़ो, मैं चिल्लाया जब मैं हैच की तरफ रेंगा। लेरी और हैर्ब पानी को पागलों की तरह बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ी अजीब तरह के कोणों पर पड़ी थी। जहाज के एक तरफ का भाग अंदर की ओर बैठ गया था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और खिलौने गहरे पानी में डुबकी लगा रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. "Are you all right?" I asked. "Yes," they answered from an upper bunk. "But my head hurt a bit," said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. मैं आधा तैर रहा था, आधा रेंग रहा था बच्चों के केबिन में। क्या आप ठीक हैं?" मैंने पूछा। "हाँ," उन्होंने ऊपर वाले दीवार पर लगे बिस्तर से जवाब दिया, "परंतु मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है।" शू ने अपनी आंख के ऊपर उभरे हुए भाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे पास सिर में चोट के कारण ऊपर उठे हुए भाग के लिए चिंता करने का समय नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side based open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repair, we would surely sink. एक हथौड़ा, पेंच और कैनवास ढूंढने के बाद मैंने फिर से डेक पर जाकर संघर्ष किया। टूटकर खुल गई दीवार से हम हर उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर गिर रही थी। यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं करता तो हम अवश्य डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरह मैं कैनवास को फैलाने में कामयाब हुआ और जल निरोधक हैच कवर को सुरक्षित किया। कुछ पानी नीचे से आना जारी था, परंतु अत्यधिक तो बाहर ही मुड़ा जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short-circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. ज़्यादा समस्याएं तब खड़ी हुई जब हमारे हैंडपंप केबिन के आसपास तैर रहे मलबे से रुक गए और बिजली वाला पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। वापस डेक पर जाकर मैंने पाया कि जहाज पर दो हैंडपंप खुले थे, आगे का पाल, एक छोटा पाल, डिग्गी और मुख्य लंगर के साथ। Then I remembered we had another electric pump under the
chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find it worked. तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था। मैंने इस पर बाहर वाला पाइप जोड़ा और धन्यवाद दे रहा था कि यह काम कर रहा था। रात ना खत्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने के ठंडे नियमित कार्यक्रम में बीती। हमें अपने आपत्ति के समय भेजे गए सिग्नलों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह इस दूर के क्षेत्र में हैरानी की बात नहीं थी। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात न खत्म होने वाली पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो पर काम करने के ठंडे नियमित कार्यक्रम में बीती। हमें अपने आफत के समय भेजे गए सिग्नलों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये इस दूर के क्षेत्र में हैरानी की बात नहीं थी। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries above this, she replied, "It didn't want to worry you when you were trying to save us all." शिव का सिर चिंताजनक रूप से सूज गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बन गईं और अब उसने बाजू में एक गहरा कट दिखाया। जब मैंने पूछा उसने अपनी चोटों को पहले क्यों नहीं बताया, उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frame were smashed down to keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. 3 जनवरी की सुबह तक हैंडपंपों के पास हमारे लिए पानी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त पानी का था ताकि हम 2 घंटे का आराम कर सकें, परंतु अब भी हमारे पास पानी के स्तर के नीचे एक बड़ी दरार थी और चेक करने पर मैंने पाया कि जहाज के लगभग सभी रिब फ्रेम आधार बल्ली तक टूट गए थे। वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ नहीं था, छोड़कर कुछ अलमारी की दीवारों के। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walkers wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of section. लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक हम बचे रहे, परंतु वेव वाकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। मैंने अपने चार्ट देखे और गणना की कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ 2 छोटे टापू थे। उनमें से एक इले एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक बेस था। मेरी एकमात्र आशा इस विशाल समुद्र में इन सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले टापुओं पर पहुंचने की थी। हमारे चांस वास्तव में कम ही थे। बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को खराब कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days.
36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को हम जहाज में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में कामयाब हुए, अर्थात ज़्यादातर पानी निकाल दिया था। अब बस हमें आ रहे पानी के साथ निकालने की गति बनाए रखनी थी। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जहाज के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसलिए हमने तूफान में लगाने वाले छोटी पाल को चढ़ा दिया, उस तरफ चल दिए जहाँ पर मेरे विचार से टापू थे। मैरी को कुछ मक्की लगा हुआ गौमांस मिला और बिस्कुट मिले और हमने अपना पहला भोजन लगभग 2 दिनों के बाद खाया। बट अवर respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. परंतु हमारा आराम थोड़े समय के लिए ही था। शाम 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए थे। 1 घंटे के अंदर हवा वापस 40 नॉट की गति पर थी और समुद्र ऊंचे हो रहे थे। खराब मौसम होना जारी रहा और पूरी रात और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक थी। When I went to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." जब मैं बच्चों का तसल्ली देने अंदर गया तो जॉन ने पूछा, "डैडी, क्या हम मरने जा रहे हैं?" मैंने उन्हें ये तसल्ली दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल जाएंगे, परंतु डैडी, उसने कहना जारी रखा, "हम मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ हैं। आप और मम्मी, शिव और मैं।" I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. मुझे शब्द नहीं मिले जिनसे मैं उत्तर देता, परंतु मैंने बच्चों का केबिन जो कुछ मेरे पास था उस सबके साथ समुद्र से लड़के दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ा। कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए मैंने इसको उठाने का फैसला किया। आ रही लहरों का सामना कर रहे जहाज के निचले हिस्से के साथ एक कमज़ोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी के लंगर और 22 लीटर के पैराफिन तेल की बैरल का प्रयोग करते हुए। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of ship brought more and more water in through the broken planks. We both left the end was very near. उस शाम को मैरी और मैं एक साथ हाथ पकड़कर बैठ गए, क्योंकि जहाज के हिलने से अधिक पानी टूटे हुए तख्तों से अंदर आ रहा था। हम दोनों ने महसूस किया अंत बहुत नज़दीक था। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speed, change of course, drift, and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for 65 kilometer wide island. परंतु वेव वाकर जहाज तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह तक हवा के मंद पड़ने के साथ ही मैंने सेक्सटेंस पर पढ़ा। वापस चार्ट रूम में जाकर मैंने हवा की गति, रास्ते के बदलाव, बहाव और धारा पर हमारी स्थिति को आंकने के लिए काम किया। जो कुछ मैं निश्चय कर पाया वह यह था कि कुछ 1.5 लाख किलोमीटर समुद्र में थे। हम 1.5 लाख किलोमीटर कुछ समुद्र में थे और 65 किलोमीटर चौड़े टापू को ढूंढते हुए। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her vacant eyes narrowed to silt. They gave me a card she had made. जब मैं सोच रहा था, शिव दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। उसके बाईं तरफ से सिर बेहद सूजा हुआ था
उसकी काली आंखें तंग होकर डरावनों में बदल गई थीं। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So, this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow, we had to make it. इसके सामने उसने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था, जिस पर एक शब्द लिखे थे, यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? जैसे मैं बहुत हंसी। अंदर तक संदेश लिखा हुआ था, ओह मैं कितना तुम दोनों को प्यार करती हूँ। इसलिए ये कार्ड तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए और अच्छे की कामना करने के लिए है। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate for the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैं बार बार अपनी गणनाएं करता हूँ। हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया है और जो बचा हुआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. 2 बजे के लगभग मैं डेक पर गया और मैंने लैरी को आदेश दिया कि वह 185 डिग्री का एक कोर्स चलाए। यदि हम सौभाग्यशाली हुए तो शाम तक हम द्वीप खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। Then, with a heavy heart, I went blue, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the world and the best captain, my son replied. Not today, John. I am afraid. Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us, they chorused, as big as battleship. I rushed I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline. Ile Amsterdam, it was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. सौभाग्य से वे शाम को आखिरकार एम्स्टर्डम को खोज लेते हैं। इस बारे में सूचित किए जाने पर आनंद की कोई सीमा नहीं बचती। जोनाथन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तान और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पिता कहा। जल्द ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं और द्वीप के सभी वासी उनसे मिलने आते हैं और बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना लेखक के विचारों को हर्षित और आशावादी बनाता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को, अपने सिर की चोटों, और 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता, ये सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश रहता है। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary, who stayed at the wheel of all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7 years old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die.
सौभाग्य से वे शाम तक आखिरकार एम्स्टर्डम को खोज लेते हैं। इस बारे में सूचित की जाने पर लेखक के आनंद की कोई सीमा नहीं बचती। जोनाथन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तान और पूरी दुनिया में सबसे डैडी कहा। जल्दी ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं और द्वीप के सभी 28 वासी उनसे मिलने आते हैं और बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना लेखक के विचारों को हर्षित और आशावादी बनाता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को अपने सिर की चोटों और 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता, ये सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है एनसीईआरटी क्लास 11th का। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रिपरेशन सर्कल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आगे भी हम इसके बचे हुए चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।